जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इंस्पायर साइंस क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में 12th मैथ्स का अध्याय 1 संबंध एवं फलन, जिसे इंग्लिश में रिलेशंस एंड फंक्शंस के नाम से जाना जाता है, के बारे में अध्ययन करेंगे। जिसमें संबंध यानी कि रिलेशंस और फंक्शंस को समझने से पहले हम लोग 11th कक्षा के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, जिसमें सेट थ्योरी और 11th का रिलेशन एंड फंक्शन आप लोग को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसको समझने के बाद ही हम लोग को 12th का रिलेशन एंड फंक्शंस क्लियर होगा। तो मैं ये मानकर चलूँगा कि आप लोग का 11th के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, फिर भी हम लोग इनको थोड़ा जल्दी रिवाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो 11th के बेसिक्स में पहले हम लोग समझेंगे समुच्चय को। समुच्चय क्या होता है, समुच्चय की परिभाषा क्या होती है। तो समुच्चय की परिभाषा होती है वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। सुपरिभाषित का मतलब यहाँ पे एक शब्द ध्यान देने योग्य है, सुपरिभाषित। देखिए, हम इसको कुछ उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि अभी इस परिभाषा को अगर इंग्लिश में लिखें तो कहेंगे ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन। ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम वस्तुओं का सेट कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। ठीक है, इसे हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। यहाँ कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, इसमें आपको बताने हैं कि 1 सेकेंड, इन एग्जाम्पल्स में आपको बताना है कि ये समुच्चय है या नहीं है। एंड एक शब्द और जिसे आप ध्यान में रखना, सुपरिभाषित। कोई भी कलेक्शन हो, ये सुपरिभाषित होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे समूह, अपने पास एक समूह रखा हुआ है, आपके पसंदीदा क्रिकेटर का समूह। ठीक, तो ये बताना है कि ये समुच्चय है या नहीं है। तो इसमें आंसर आएगा नो। क्यों? क्योंकि हर किसी व्यक्ति के लिए पसंदीदा क्रिकेटर अलग अलग होते हैं, तो यह सुपरिभाषित नहीं है। इसका मतलब यह एक समुच्चय नहीं है। क्योंकि समुच्चय वो होता है जिसे हम हर किसी इंसान से, यानी कि अलग अलग व्यक्ति से अगर क्वेश्चन करें और अगर आंसर सेम आ जाए, ठीक है, सेम आंसर आता है, तो हम कहेंगे कि ये एक सेट है, यानी कि समुच्चय है। ठीक है, अगर सेम आंसर नहीं आता है तो हम कहेंगे कि ये समुच्चय नहीं है। अगर सेम आंसर आ रहा है, इसका मतलब वो सुपरिभाषित तो है, वेल डिफाइंड है ना। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे कि ये एक समुच्चय है। और अगर सुपरिभाषित नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आंसर भी अलग अलग आएंगे, तो हम कहेंगे कि यह समुच्चय नहीं है। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। बी एक कलेक्शन है हमारे पास, प्राकृत संख्याओं का समूह। ठीक, अब ये है एक सेट। क्यों? क्योंकि यह सुपरिभाषित है। इसमें यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि प्राकृत संख्याओं का समूह है। अगर आप इंडिया में हो और इंडिया में किसी से पूछोगे कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, तो सामने वाला आपको यही बताएगा कि 1 से 1 2 3 4 5 6 7 एंड इन्फिनिटी तक, यानी कि अनंत तक आपके पास में जो संख्याएं होती हैं, ये प्राकृत संख्याएं हैं। अगर आप इसी चीज़ को अगर अमेरिका में भी जाकर के किसी से पूछेंगे तो नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन वो यही बताएगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि ये सुपरिभाषित है। तो ऐसा संग्रह या ऐसा समूह हम सेट कहेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट आता है पसंदीदा कलाकारों का समूह। अब पसंदीदा कलाकार भी तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हैं। कोई किसी एक्टर को पसंद करता है तो कोई किसी एक्टर को पसंद करता है, यानी कि यहाँ पे भी कंडीशन ये बनेगी कि हर इंसान इसका जवाब अलग अलग देगा, आंसर सेम नहीं आएगा। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। इसका मतलब ये भी समुच्चय नहीं है। तो यहाँ पर समुच्चय हमें क्या मिला है? एक ही मिला है, प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अब यहाँ पे आप लोगों ने समुच्चय को समझा। ठीक है, एक शब्द आता है उपसमुच्चय। अब ये उपसमुच्चय क्या होता है? जैसे मान लीजिए, पहले कुछ समुच्चय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखना, आप लोग के लिए मैंने एक IMP नोट लिख कर रखा हुआ है। यहाँ पे n जो है ये सिंबॉलिक है प्राकृत संख्याओं का, जिन्हें हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। यहाँ जो W है ये सिंबॉलिक है पूर्ण संख्याओं का,
और z है ये पूर्णांकों का है, पूर्णांक। q परिमेय संख्याओं का है, और r रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, और कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि जटिल संख्याएं या जटिल संख्याएं। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को अगर संख्याओं के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हमने इसी YouTube चैनल में एक वीडियो डाल रखा है जो संख्याओं के बारे में है, जिसमें आप लोग बहुत डिटेल से संख्याओं को समझ सकते हैं। ठीक, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। तो इनको समझने के लिए आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ एक ये सिंबल यूज किया जा रहा है। इस सिंबल को हम सबसेट कहते हैं, यानी सबसेट का सिंबल होता है इस तरह का। ठीक है, तो सबसेट का सिंबल इस तरह का होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि प्राकृत संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्याओं की सबसेट होती हैं, यानी कि पूर्ण संख्याओं से ही आप लोग पूर्ण संख्याओं का उपसमुच्चय कह सकते हैं प्राकृत संख्याओं को। ठीक है, इसी तरह से पूर्णांक संख्याओं का उपसमुच्चय पूर्ण संख्याओं को कह सकते हैं। सेम है, वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय परिमेय संख्याएं हैं, जटिल संख्याओं का उपसमुच्चय वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। तो क्या मैं ये कहूं कि नेचुरल नंबर्स सबसेट हैं रियल नंबर्स का? तो क्या ये सत्य है? बताइए, कमेंट में जरूर बताइएगा। नेचुरल नंबर्स सबसेट हैं रियल नंबर्स के, यानी कि प्राकृत संख्याएं उपसमुच्चय होती हैं वास्तविक संख्याओं के। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आता है समुच्चयों की संक्रियाएं, यानी कि ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। तो सेट पढ़ने के बाद या समुच्चय सिद्धांत पढ़ने के बाद हम लोग समुच्चय पे कुछ संक्रियाएं होती हैं उनको सॉल्व करते हैं। ये 11th का टॉपिक है। 12th में इसका कोई रोल नहीं है, पर फिर भी हम लोग इसको थोड़ा सा समझेंगे, इसका मोटा ओवरव्यू हम लोग लेंगे। ठीक है, जिसमें पहला ऑपरेशन होता है समुच्चय। अगर दो समुच्चय दिए हुए हों, सेट ए और सेट बी, तो इनका सर्वनिष्ठ कैसे निकालते हैं, यानी कि इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। दो समुच्चय दिए हों, सेट ए और सेट बी, तो उसका यूनियन यानी कि संघ कैसे निकालते हैं, और उसका डिफरेंस कैसे निकालते हैं, यानी कि घटाते कैसे हैं उन दोनों सेट को, सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, जैसे कि a माइनस बी एंड b माइनस ए। ठीक है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक, जिसे हम a डैश b डैश से प्रदर्शित करते हैं। a डैश b डैश निकालने के लिए या पूरक निकालने के लिए हमारे पास क्वेश्चन में सार्वत्रिक समुच्चय यानी कि यूनिवर्सल सेट गिवन होता है। ठीक, इसके बाद कार्तीय गुणन यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर इसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अब ये भी अलग अलग होता है, ये आपको आगे समझ में आएगा, हम इसको अभी थोड़ा सा समझेंगे आगे। ए क्रॉस बी अलग होता है और बी क्रॉस ए अलग होता है, दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट अलग होते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आपको रिलेशन बिल्कुल भी समझ नहीं आ सकता। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, हमने जो है यूनिवर्सल सेट है, जिसमें 1 से लेकर के 10 तक यूनिवर्सल सेट, यानी कि कैपिटल यू से इसको प्रेजेंट करते हैं हम लोग, सार्वत्रिक समुच्चय बोलेंगे इसको। ठीक, एक सेट दिया हुआ है ए, एक सेट दिया हुआ है हमारे पास ए, जिसमें एलिमेंट हैं यानी कि अवयव हैं 1 से लेकर के 5 तक, और बी एक सेट दिया हुआ है जिसमें अवयव हैं 2, 4, 6, 8, 10 तक, यानी 10 तक की सम संख्याएं दी हुई हैं। अब ये जो दो सेट दिए हुए हैं ये यूनिवर्सल सेट से ही हैं। ठीक है ना, तो इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन यानी कि वेन आरेख से हम इसे समझ सकते हैं, यानी देख करके फील कर सकते हैं हम इसको कि इस क्वेश्चन में किस तरह से संख्याएं दी हुई हैं, कैसे सेट बनाकर दिए हुए हैं। तो यहाँ मैंने डायग्राम पहले से बनाकर रखा है, आप लोग देख लीजिए। जैसे देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट को हमने इस बड़े आयताकार डिब्बे में बंद किया हुआ है, जिसे हम यू से प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर U में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 से लेकर के 10 तक, तो 1 से लेकर के 10 तक हैं यहाँ पे सारे एलिमेंट्स, आप लोग काउंट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसके जो ऑपरेशंस हैं, सर्वनिष्ठ है, संघ है, डिफरेंस है, पूरक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इनको समझेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम इनको निकालना सीखेंगे। अब यहाँ पर आप देखिएगा, ए सर्वनिष्ठ बी,
ए सर्वनिष्ठ बी निकाल रहे हैं हम, यानी कि ऐसा रीजन या ऐसा क्षेत्र जो ए और बी दोनों सेट में कॉमन हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो रीजन होगा, ये जो आपको दिख रहा है जहाँ पर 2 और 6 है, तो ये रीजन जो है ये ए सर्वनिष्ठ बी है, आपको समझ में आ रहा होगा, जो दोनों में कॉमन है। ठीक, तो ए सर्वनिष्ठ बी में ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो कॉमन है, तो वो संख्याएं हैं हमारे पास में 2, यहाँ पे भी 2 है, 4 और यहाँ पे भी 4 है। तो हम इसको एक ही बार लिखते हैं, ऐसा नहीं कि 2 बार लिख दें। तो 2 और 4 हमारा आंसर आ जाएगा ए सर्वनिष्ठ बी में। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ए संग बी। तो ए संग बी का मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट ए में हैं और जितने भी एलिमेंट बी में हैं सबको हम साथ में मिलाकर लिख दें। तो अब हमारे पास में ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन होगा, ये रीजन हमारा पूरा एक साथ कहलाता है ए संग बी, या इसको हम इंग्लिश में ए यूनियन बी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 8 10 है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 7 और 9 नहीं आया है इसमें। क्यों? क्योंकि ये भले ही यूनिवर्सल सेट में है, सार्वत्रिक समुच्चय में है, लेकिन वो सेट ए और सेट बी में नहीं है, इसलिए हम उसको उसमें शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग निकालेंगे डिफरेंस, यानी कि सब्सट्रैक्ट करेंगे समुच्चय ए से समुच्चय बी को। अगर आप यहाँ पर ऑर्डर ध्यान रखिएगा, समुच्चय ए से अगर समुच्चय बी को घटा रहे हैं तो हम ऐसे एलिमेंट्स को लिखेंगे जो समुच्चय ए में है और बी में नहीं है। ठीक है, तो देखिए समुच्चय ए में हमारे पास 1 2 3 4 और 5 हैं। अब यहाँ पे से हम समुच्चय बी को घटा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि समुच्चय ए में ए के ऐसे एलिमेंट हम हटा देंगे जो बी में शामिल हैं पहले से। ठीक है, तो हम यहाँ से डिलीट कर देंगे किस चीज़ को, हम यहाँ से हटा देंगे 2 को और 4 को, क्योंकि ये अपने पास बी में भी है और ए में भी है, इसलिए हम लोग ए से इसको हटा देंगे। ए माइनस बी अगर हम कर रहे हैं तो ए में से हम ऐसे एलिमेंट हटा देंगे जो बी में शामिल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 3 और 5। सेम इसी तरह से अप्रोच रहेगी बी माइनस ए में। अगर हम बी में से ए को घटा रहे हैं तो हम लोग बी के ऐसे एलिमेंट को डिलीट कर देंगे जो ए में शामिल होंगे। ठीक है, तो ए में शामिल था 2 और 4, इसलिए हमने बी में से उसको हटा दिए और बाकी सेम जैसा का वैसा लिख दिए 6 8 और 10 को। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि दोनों के आंसर जो हैं वो अलग अलग आते हैं, इसलिए हम ये लिखते हैं कि a माइनस बी नॉट इज इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमारे पास यूनिवर्सल सेट का होना जरूरी है, और यूनिवर्सल सेट में हमारे पास रखा हुआ था, यहाँ लिख देता हूं मैं यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट में हमारे पास 1 से लेकर के 10 तक की संख्याएं थी। ये एक यूनिवर्सल सेट हमारे पास में इसी क्वेश्चन में गिवन है, 10 तक संख्याएं हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा रीजन निकालेंगे जो ए का है और उस ए को हम लोग वहां से हटा देंगे, यानी कि ए के एलिमेंट एक भी नहीं आने चाहिए, उसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक है ना, तो देखिए आप यहां से समझिए इसको, मैं यहां बता रहा हूं आपको। ठीक है, यहां पे से हम लोग ये वाला रीजन माइनस कर देंगे, तो ये वाला रीजन हम लोग हटा देंगे। तो इसके बाद आपके पास में क्या बचा, इसके बाद आपके पास में बचा ना ए कॉम्प्लीमेंट 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम लोग यूनिवर्सल सेट में से ऐसे एलिमेंट को हटा करके लिख देते हैं जो ए में हैं पहले से मौजूद। ठीक,
नेक्स्ट आएगा बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए भी सेम अप्रोच है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कुछ ऑपरेशंस को क्लियर किए। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट को। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट बोल सकते हैं जिसको। इसमें क्रमिक जोड़ा क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। तो ऑर्डर्ड पेयर बहुत इंपॉर्टेंस होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि हम जैसे इसको एक प्रकार से समझ सकते हैं जैसे कि निर्देशांक, यहाँ पर दिया हुआ है निर्देशांक। देखिए निर्देशांक क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इसको हम इंग्लिश में कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब देखिए कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये है कि जैसे हम लोग किसी संख्या रेखा पर कोई दो बिंदु प्लॉट करते हैं, x और y की वैल्यू, जिसमें ये x अक्ष है और ये y अक्ष होता है। ठीक है, तो x और y की वैल्यू हम लोग मान लो 1,2 हमने यहाँ पर पुट करना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, x अक्ष में 1 को ढूंढेंगे और रख देंगे, और y अक्ष में 2 को ढूंढेंगे 1 एंड ये 2 ये रख देंगे। तो इसको जो मिलाकर के जो पॉइंट बनता है, ये वाला पॉइंट, हम लोग इस पॉइंट को कहते हैं 1,2। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर्ड का ध्यान ना रखूं, यानी कि इसका जो क्रम है उसका ध्यान ना रखूं, और मैं इसको लिख दूं कि 2,1, तो ये 2,1 अलग चीज है। क्यों, देखिए अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई 2, तो x की वैल्यू हम लोग क्या चुनेंगे, ये वाली। ठीक है ना, देखिए x की वैल्यू क्या 2 आ गई, और y की वैल्यू आ गई 1, है ना, ये देखिए। तो y की वैल्यू क्या यहाँ पे आ गई, यहाँ पे 1। अब इसका पॉइंट कहाँ बन गया हमारे पास, यहाँ, तो इसको हम लिखेंगे 2,1। तो इसका मतलब क्या होता है कि ऑर्डर्ड पेयर ये होता है क्रमिक जोड़ा, जहां क्रम का स्थान बहुत IMP होता है। इस क्रम को अगर बदल देने से, इस क्रम को अगर हम बदल देते हैं तो हमारे पास पॉइंट्स बदल जाते हैं। सेम इसी तरह से अप्रोच रहती है, सेम यही रहेगी अप्रोच हमारे पास कि क्रमिक जोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ता है, ऑर्डर्ड पेयर हमें ध्यान रखना पड़ता है कार्टेशियन गुणन के लिए, कार्तीय गुणन के लिए। ठीक है, जिसमें x जो होता है वो सेट A से लिया जाता है जो कि फर्स्ट एलिमेंट होता है। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट सेट A से लिया जाता है जो कि x की जगह में रखे जाएंगे, और सेकेंड एलिमेंट यानी कि सेकेंड अवयव, दूसरा अवयव जो हम सेट B से लेंगे और y की जगह रखेंगे, और इसका ध्यान रखेंगे कि ये क्रम बदले ना। अगर क्रम बदलता है तो दोनों अलग चीजें हैं, जैसे कि देखिए x, y नॉट इज इक्वल टू y, x। ठीक, अब इससे भी हम एक एग्जाम्पल से के थ्रू समझेंगे कि कार्तीय गुणन क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी समझेंगे। आप लोग पहले इस उदाहरण को देखिए। अब इस उदाहरण में देखिएगा आप, तो इस उदाहरण में एक हमारे पास समुच्चय दिया हुआ है A, जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, और एक एलिमेंट हमारे पास दिया हुआ है B, जिसमें एलिमेंट है A और B। ठीक है ना, तो दो सेट हमारे पास में दिए हुए हैं। अब हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, A क्रॉस B निकाल रहे हैं। तो आप लोग देखेंगे हम यहाँ पर लिख रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर से A क्रॉस B अगर हम निकाल रहे हैं, देखिए A क्रॉस B अगर हम निकाल रहे हैं इन दोनों का, तो सबसे पहले यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर के को ध्यान में रख रहे हैं हम लोग कि x, y में जो x वाला जो एलिमेंट लेंगे वो सेट A से ही लेंगे, और जो y की जगह एलिमेंट लेंगे वो सेट B से लेंगे। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 1 का रिलेशन जो है, ये जो 1 है इसका रिलेशन A के साथ लिए एक बार, है ना, रिलेशन कहना अभी गलत है क्योंकि हम लोग रिलेशन में पढ़ेंगे, इसको अभी समझ रहे हैं। ठीक है ना, तो 1 जो है उसको हम लोग A के साथ लिखेंगे, फिर इसी 1 को हम लोग B के साथ लिखेंगे, फिर 2 को हम लोग A के साथ लिखेंगे, फिर इसी 2 को हम लोग B के साथ लिखेंगे। सेम इसी तरह से 3 को हम लोग A के साथ लिखेंगे और 3 को हम लोग B के साथ लिखेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। समझ में आया? अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसे हम लोग उल्टा करके नहीं लिख सकते, जैसे कि 1, A नॉट इज इक्वल टू होगा A, 1 के। ठीक है,
जैसे कि हम लोग ऊपर समझे थे कोऑर्डिनेट्स को, निर्देशांकों को, ठीक है ना, जैसे वो इक्वल नहीं होते वैसे ही ये भी इक्वल नहीं होते, ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे एक बात ये देखने की योग्य है कि इस प्रोडक्ट में कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने निकाले, कार्तीय गुणन जो हमने निकाले, इसमें कितने एलिमेंट यानी कितने अवयव हैं। तो इसमें ये जो 1, A है ये एक सिंगल एलिमेंट है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक अलग एलिमेंट है और एक अलग एलिमेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक अवयव है, ठीक। तो आप लोग ऐसे भी काउंट कर सकते हैं कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आए हैं, ठीक है ना। तो इसे हम लोग निकालते हैं, देखो ऐसे काउंट करते हैं। एक एलिमेंट हो गया 1, A, एक एलिमेंट हो गया 1, B, दूसरा 2, A, 2, B, 3, A, 3, B। तो इस तरह से हम लोग का काउंट कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में कितने अवयव हैं, 6 अवयव हैं, ठीक है ना। 6 अवयव हमारे पास में यहाँ पे निकल के आते हैं। अब अगर हमारे पास में मान लीजिए कि A क्रॉस B में बहुत सारे एलिमेंट आए, जैसे कि अगर हम कहें कि A में असंख्य या फिर हमारे पास में ज़्यादा एलिमेंट हो जाएं, जैसे कि मान लो यहाँ पे अभी 3 एलिमेंट है तो हम यहाँ पे मान लो 10 एलिमेंट ले लेते हैं। A में 10 एलिमेंट हो गए, B में 4 एलिमेंट हो गए, तो हम लोग कैसे बताएंगे कि यार A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, चलो देखते हैं इसको। अब देखिए अवयवों की संख्या निकालने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। देखिए सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, 3। सेट B में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2। तो A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, यानी कि संख्या कितनी होंगी। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट B, ठीक है ना। तो इससे हम निकाल सकते हैं आसानी से 3 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास में 6 एलिमेंट आए हैं, इट्स ट्रू, ठीक है ना। सेम इसी तरह से हम लोग अगर हम सेट A में 10 एलिमेंट दिए हुए हों और सेट B में 4 एलिमेंट दिए हुए हों, तो A क्रॉस B के एलिमेंट्स का हम बता सकते हैं कितने अवयव उसमें आएंगे। तो 10 क्रॉस 4 इक्वल टू 40, ठीक है ना। तो इतने एलिमेंट हमारे पास में A क्रॉस B के बनेंगे। आई बात समझ में। चलिए इसे हम आगे देखते हैं। अब इसी तरह से A क्रॉस B निकाले हैं, सेम इसी तरह से B क्रॉस A भी निकालते हैं, ठीक है ना। देखिए B क्रॉस A में हम लोग क्या करेंगे, B क्रॉस A में X का जो एलिमेंट होगा वो पहला एलिमेंट हम B से लेंगे और Y का जो एलिमेंट होगा वो हम A से लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम निकाल रहे हैं क्या चीज, B क्रॉस A, ठीक। तो B क्रॉस A में A को हम लोग 1 के साथ लिखेंगे, A को हम लोग 2 के साथ लिखेंगे, A को हम लोग 3 के साथ लिखेंगे। वही सेम इसी तरह से B को हम लोग 1 के साथ लिखेंगे, B को हम लोग 2 के साथ लिखेंगे, B को हम लोग 3 के साथ लिखेंगे। तो हमारे पास में इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। और इसमें भी एलिमेंट यानी कि अवयव 6 ही होते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग उपसमुच्चयों को समझेंगे। उपसमुच्चय की संख्या कैसे निकालेंगे उस चीज़ के लिए हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोग को। देखिए इसके लिए हमारे पास में एक समुच्चय दिया हुआ है, ठीक है ना। एक समुच्चय है सेट A जिसमें 2 एलिमेंट हैं, 1 और 2। ये एक प्रकार से आप लोग उपसमुच्चय बनाना ऐसे सीख सकते हैं या फिर ऐसे मान के चल सकते हैं कि प्रायिकता में जैसे आप लोग सीखते हैं ना कि एक रैंडम थैला होता है और जिसमें कुछ बॉल्स रखी हुई हैं नंबर्स की, या फिर कलर्स की बॉल रखी हुई हैं, गेंद रखी हुई हैं, जिसमें से हम लोग ऐसे हाथ डालेंगे और निकालेंगे बॉल, ठीक है। तो हो सकता है कि हमारे पास कभी नंबर 1 वाली बॉल आ जाए, या फिर हो सकता है हमारे पास कभी कभी नंबर 2 वाली बॉल आ जाए, या फिर हो सकता है कि हमारे पास कभी कभी दोनों बॉल एक साथ आ जाएं, या ये भी हो सकता है कि हमारे पास से उस मतलब रैंडम जब हम कुछ निकालते हैं उसमें से तो कुछ भी हाथ में ना आए। तो सेम इसी तरह से हम लोग समुच्चय को समझेंगे, यानी कि उसके उपसमुच्चय निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। जैसे कि देखिए हमारे पास में एक सेट रखा हुआ है, आप लोग को सिर्फ समझना है, ऐसा जरूरी नहीं कि वो प्रोबेबिलिटी या फिर प्रायिकता जैसा ही है, एक टॉपिक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। वो अलग है, ये अलग है, लेकिन सिर्फ समझने के लिए हम लोग इसको ऐसे कर रहे हैं, ठीक। तो एक सेट दिया हुआ है एक जिसमें 2 एलिमेंट है, 1 और 2। अब इसके सबसेट कैसे लिखते हैं, देखिए अब यहाँ पर 2 एलिमेंट हैं, तो इसमें से जो 1 है वो सिंगल वो भी तो इसका एलिमेंट है, तो वो उसको हम लोग एक उसका उपसमुच्चय बना देंगे, है ना।
जैसे कि बॉल निकाले हमने तो 1 नंबर वाली बॉल निकल के आई। सेम इसी तरह से हो सकता है अगली बार में अपने पास में दूसरी बॉल निकल के आ जाए। सेम ये भी हो सकता है कि हमारे पास में 1 और 2 दोनों बॉल निकल के आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि हमारे पास में एक भी बॉल निकल के ना आए। तो सेम उसी तरह से है। तो यहाँ पे जो 2 एलिमेंट हैं, जो 2 अवयव हैं समुच्चय A के, उसके सबसेट कितने निकलेंगे। देखो एक सबसेट हो गया हमारे पास में एक खुद सिंगल वाला, फिर एक सबसेट 2 हो गया, फिर एक सबसेट 1 और 2 हो गया, और ये भी तो हो सकता है कि उसमें सबसेट में कुछ भी ना निकले। तो सेम उसी तरह से एक रिक्त समुच्चय या इस मतलब रिक्त उपसमुच्चय निकल के आ जाए, जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं या फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये भी एक सबसेट होता है। तो आप देख रहे होंगे कि एक समुच्चय ए था जिसमें 2 एलिमेंट थे और जिसके 4 सबसेट निकल के आए, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, ए में 2 थे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है 2 की पावर n। अब यहाँ पे जो n है ये है एलिमेंट, ठीक, यहाँ पे जो n है ये एलिमेंट है, ठीक है ना, अवयव की संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कि इस सेट A में, ये वाले सेट A में कितने एलिमेंट हैं। देखो अब इसमें 2 एलिमेंट हैं, तो 2 की पावर n की जगह में हम लोग क्या रखेंगे, n की संख्या कितनी है 2, तो 2 की पावर n होता है सूत्र, तो इसके जगह में हम लोग क्या रखेंगे, n का मान, तो 2 की पावर 2, इसका मतलब 4। तो ये जो 4 है ये हमारे कितने निकल के आए हैं, उपसमुच्चय निकल के आए हैं 4। सेम यहाँ पर आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना। सेम इसी तरह से अगर इसी एक सेट और दिया हुआ हो जिसमें 3 एलिमेंट दिए हुए हों, तो सेम उसी को आप लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं 2 की पावर n। अब यहाँ पे n की संख्या कितनी है, 3 है, तो 2 की पावर 3। अब यहाँ पर 2 की पावर 3 मतलब कि 8 एलिमेंट हमारे पास में आने वाले हैं, ठीक है ना। 8 सबसेट हमारे पास निकल के आने वाले। तो सबसेट निकालने के लिए एक फॉर्मूला बहुत ईजी सा बन जाता है हमारे पास में 2 की पावर n, ठीक है। और जहाँ पे n क्या है, इसका अवयव होता है जो समुच्चय में गिवन होता है, अवयव की संख्या, ठीक है। सेम इस तरह से आप लोग अब अवयव या फिर सबसेट्स को निकाल सकते हैं। इससे हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल लिए हैं हमने सेट A जिसमें 1 2 3 एलिमेंट हैं और सेट B जिसमें A और B एलिमेंट हैं। अब इन सबसेट्स में कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले हम लोग निकालते हैं, है ना। इन जो 2 सेट दिए हुए हैं हमारे पास में, 2 समुच्चय दिए हुए हैं, इसका हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे और इसके उपसमुच्चयों की संख्या निकालेंगे, ठीक। अब देखिए सिंगल सेट के लिए सबसेट निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए सबसेट निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या हो जाता है कि 2 सेट हो जाते हैं। या तो तुम इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सेट A दिया हुआ हो अगर हमारे पास, तो हम इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करेंगे, A क्रॉस A कर लेंगे, और A क्रॉस A करके जो जितने भी एलिमेंट्स आएंगे इनका सबसेट हम लोग बना देंगे, ठीक है ना। अगर हमारे पास में 2 सेट दिए हुए हों, सेट A और सेट B, तो हम लोग क्या करेंगे, A क्रॉस B करेंगे और सबसेट्स की संख्या निकालेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिए हमने, उससे समझते हैं इसको। चलिए, तो 2 सेट दिए हुए हैं जिसमें हमारे पास सेट A है जिसमें 3 एलिमेंट हैं और सेट B है जिसमें 2 एलिमेंट हैं, ठीक है ना। इसका हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत आसानी से समझ में आ गया है आप लोग को। यहाँ पर देखिए 1 को हम लोग A के साथ लिख रहे हैं, 1 को हम लोग B के साथ लिख रहे हैं, फिर 2 को हम लोग A के साथ लिख रहे हैं, 2 को B के साथ लिखेंगे। सेम इस तरह से 3 को A के साथ, 3 को B के साथ, क्योंकि ये क्या है, A क्रॉस B है, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर बहुत ध्यान रखना पड़ता है, x और y। तो x में जो एलिमेंट रख रहे हैं वो सेट A से होगा, और y में जो एलिमेंट रख रहे हैं वो सेट B से होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग इसके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला जो हमने निकाले हैं सेम उसी तरह से निकालेंगे। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने उपसमुच्चय बने हैं, तो इसकी संख्या निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इसके एलिमेंट्स को काउंट करो, कितने अवयव हैं इसमें, ठीक है ना। इसके अवयव कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो 6 अवयव इसमें हमारे पास में है। अब हम लोग अगर इसके उपसमुच्चयों की संख्या पता करना चाहते हैं तो सीधे सीधे फॉर्मूले में रख देंगे 2 की पावर n की जगह में। तो n का मान हमारे पास में 6 है, 2 की पावर 6, ठीक है ना। तो 2 की पावर 6 मतलब यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया
64 यानी कि 64। अब हम लोग थोड़े बहुत सबसेट्स को लिख रहे हैं। ऑब्वियसली पूरे सबसेट तो हम लोग लिख नहीं सकते, क्योंकि 64 सबसेट लिखने में तो हमारे पूरे पेज भर जाएंगे और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने कुछ कुछ जो सबसेट हैं उनको लिखा हूँ, और इसके बाद हम लोग 12th के टॉपिक पे आ जाते हैं। हम लोग समझते हैं संबंध को, यानी कि रिलेशंस को। तो इसकी नॉर्मल सी परिभाषा होती है कि एवरी सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ वन रिलेशन। ये जो लाइन है ये मोस्ट आईएमपी लाइन है, इसको आप लोग ध्यान रखना हमेशा। ऐसे हम लोग हिंदी में समझते हैं, किसी अरिक्त समुच्चय। अरिक्त मतलब कि कोई भी एक ऐसा समुच्चय जो खाली ना हो, ठीक है ना, फाई नहीं होना चाहिए, यानी कि एम्प्टी सबसेट, एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, है ना। अरिक्त समुच्चय, उसमें कुछ एलिमेंट्स हों। ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध, ठीक है ना। संबंध क्या होता है वो बता रहे हैं अपन इस परिभाषा में संबंध कार्टेशियन गुणन यानी कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है, ठीक है। तो इसी को हमने इंग्लिश में यहां पर पढ़ा है। देखिए, एवरी सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज अ वन रिलेशन, यानी कि आप लोग ऐसे समझ सकते हैं इसको कि जितने भी ए क्रॉस बी करके जितने भी आप लोग सबसेट बनाएंगे, ठीक है ना, जितने भी सबसेट बनाएंगे, चाहे वो सिंगल सबसेट बनाओ या एम्प्टी सबसेट बनाओ या पूरा का पूरा खुद एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट बना दो, तो वो जितने भी सबसेट बनेंगे ना, वो प्रत्येक सबसेट एक रिलेशन कहलाता है, एक संबंध कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, इसे हम लोग अभी एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए आगे, यह उपसमुच्चय, एक मिनट, यह उपसमुच्चय ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों में प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करने से होता है, यानी कि उनमें एक संबंध रिलेशन हम लोग बनाते हैं और उसको हम संबंध कहते हैं, ठीक है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ठीक। अब जिसमें द्वितीय घटक यानी कि सेकंड एलिमेंट प्रथम एलिमेंट का यानी कि प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब मतलब यहां पर है इमेज, ठीक। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में 1, A है, तो यहाँ पे ये जो है ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये सेकंड एलिमेंट है। तो ये जो सेकंड एलिमेंट है A, ये इमेज है, ये जो है ये इमेज है एक की, एक का इमेज है A, ठीक है ना। आई बात समझ में? देखिए अब नेक्स्ट ना एग्जाम्पल से इसको समझते हैं हम। एग्जाम्पल है हमारे पास में सेट ए दिया हुआ है हमारे पास, जिसमें 3 एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, और सेट बी दिया हुआ है हमारे पास ए और बी। तो इसमें हमको संबंधों की संख्या निकालना। सबसे पहले हम लोगों ने यही उदाहरण अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं, इससे हमने क्या समझे थे कि उपसमुच्चय कैसे निकालते हैं, उपसमुच्चय की संख्या क्या होती है, किस तरह से उसकी संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। उसका हमने फॉर्मूला निकाला था 2 की पावर n, और उसके बाद में हम लोग बता सकते थे कि उसमें कितने उपसमुच्चय हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक लाइन अभी पढ़ी कि संबंध की परिभाषा क्या होती है, रिलेशन क्या होता है, ठीक है, संबंध क्या होता है। तो एवरी मतलब जितने भी उपसमुच्चय होते हैं, ठीक है ना, जितने भी उपसमुच्चय हों वो एक संबंध कहलाते हैं। उपसमुच्चय वो एक क्या कहलाते हैं, संबंध कहलाते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ ना कि ये एक रिलेशन है, R1 मान नाम दे दिया मैंने इसको, ये भी एक रिलेशन है क्योंकि ये भी एक उपसमुच्चय है उसका, इसको मैंने R2 नाम दे दिया। सेम इस तरह से ये भी एक रिलेशन है R3, ये भी एक रिलेशन है R4, ये भी एक रिलेशन है R5। तो एम्प्टी जो सबसेट है यानी कि रिक्त उपसमुच्चय जो है ये भी तो एक रिलेशन ही है ना, क्योंकि हमने रिलेशन की परिभाषा पढ़े कि जितने भी सबसेट होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के, वो प्रत्येक सबसेट एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे कितने सबसेट बना सकते हैं, यानी कि सबसेट बना सकते थे कितने, 64 बना सकते थे, ठीक है। तो हम लोग कितने रिलेशन फाइंड कर सकते हैं इसमें, 64, क्योंकि सबके सब सबसेट, सभी सबसेट रिलेशंस होते हैं, ठीक है ना। तो जितने सबसेट्स होंगे उतने ही रिलेशन होंगे। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे
देखिए सेम फॉर्मूला है 2 की पावर n। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एलिमेंट्स की संख्या निकालेंगे, एलिमेंट्स की संख्या निकाल के उनका मल्टीप्लाई करेंगे और 2 की पावर यानी कि n के जगह में उसका हम मान रख देंगे, हमारे पास में संख्या निकल के आ जाएगी। देखिए रिलेशंस हमारे पास में कितने निकल के आए हैं, 64 निकल के आए हैं रिलेशंस। ठीक है ना, सेम एग्जाम्पल था, हमने ऊपर समझे इसको। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं संबंध के कुछ प्रकार होते हैं जैसे कि देखिए रिक्त संबंध। अब रिक्त संबंध को भी हमने अभी समझा है। देखिए रिक्त संबंध क्या होता है, एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, यानी कि ऐसा संबंध जो किसी जिसमें जो दो एसेट दिए हुए हों वो एक दूसरे से रिलेशन में ना हो, उसको हम कहेंगे कि रिक्त रिलेशन है ना, कुछ संबंध नहीं है उनके बीच। देखिए समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय बी के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, रिक्त संबंध। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में हमने समझा है। देखिए ये वाला जो रिलेशन हमारे पास में आया था, जहां पे एक भी एलिमेंट नहीं थे, एक भी सबसेट, इस सबसेट में एक भी एलिमेंट नहीं है ना, इसमें एक भी रिलेशन, इसमें कोई भी ऐसा ए का एलिमेंट या बी का एलिमेंट रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये खाली रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन है। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि इसी में इसका खुद का सबसेट ये भी तो निकल सकता है ना, कि पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ये भी इसका एक सबसेट कहलाता है, क्योंकि आप लोगों ने 11th में एक लाइन पढ़ी होगी कि समुच्चय स्वयं का भी उपसमुच्चय होता है। ठीक है ना, तो जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, ये सारे के सारे, इनको भी अगर हम एक समुच्चय उपसमुच्चय बनाएं इस समुच्चय का, तो वो भी एक रिलेशन कहलाएगा। तो यहाँ पे ये जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं या फिर ये पूरे के पूरे एलिमेंट का जो सबसेट बना है, ये भी एक रिलेशन है। तो ये रिलेशन क्या कहलाता है, ये कहलाता है सार्वत्रिक संबंध, जिसमें समुच्चय ए के सभी एलिमेंट समुच्चय बी के सभी एलिमेंट से रिलेटेड हो, जुड़े हुए हो, समुच्चय इनमें संबंध हो। ठीक है ना, तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है, देखिए है ना, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव से संबंधित है, अर्थात आर ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी मतलब क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हम लोग निकालते हैं जिसमें ए के सभी एलिमेंट बी के सभी एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है ना, अब सेम इसी तरह से हम लोग देखिए लिखते हैं, कुछ चीजें हैं उनको समझते हैं। जैसे देखिए कभी कभी आपकी पुस्तक में ये गिवन होता है, कभी कभी रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध को हम तुच्छ संबंध भी कहते हैं। ठीक है, अब रिलेशंस को हम लोग दो प्रकार से लिख सकते हैं, दो रूपों में लिख सकते हैं। जैसे सेट को हम लोग, आप लोगों ने 11th में सेट को, यानी कि जब आपने समुच्चय सिद्धांत के बारे में पढ़ा होगा, तो समुच्चय को हम लोग कितने दो रूपों में लिख सकते थे, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है ना, तो रोस्टर रूप में भी हम लोग रिलेशन को भी लिख सकते हैं, रोस्टर रूप में और समुच्चय निर्माण रूप में। ठीक है ना, और ये टॉपिक का है आपका 11th का टॉपिक है। ठीक, तो इसको समझिएगा आप अब। ठीक है ना, तो रोस्टर रूप में जैसे हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे कि कोई रिलेशन है, उसको हम अगर रोस्टर रूप में लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं, बहुत आसान होता है। हम लोग उसमें कॉमा लगाते जाएंगे और एवरी एलिमेंट को हम लोग एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेट कर लेंगे, तो वो हमारा रोस्टर रूप हो जाता है। सारणीबद्ध रूप इसका हिंदी नाम क्या हो जाता है, सारणीबद्ध रूप। ठीक, तो सारणीबद्ध रूप बहुत आसान होता है। अब इसको हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। जो रिलेशन दिया हुआ है उसमें एक अवयव है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकंड एलिमेंट से किस तरह से संबंधित है, किस तरह से उसमें रिलेशन है, उसको हम लोग एक सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। देखिए, तो ये लिखने का तरीका आप लोग 11th में सीख चुके हैं, आप अभी यहाँ पे सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो x और y दो एलिमेंट हैं, जैसे यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, आप लोग को समझ में दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो x और y जिसमें x स्क्वायर इक्वल टू y है ना, सच दैट जहां पे x स्क्वायर इक्वल टू y है, जहां पे x और y नेचुरल नंबर्स हैं। अब ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं ना, ठीक है ना, और x जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू 3 है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि x की वैल्यू 3 से बड़ी नहीं है, 3 के बराबर तक है बस। ठीक है ना, तो ये रिलेटेड किस तरह से है, देखिए 1,1 को हम लोग लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे दूसरा पेन यूज कर रहा हूँ।
तो 1,1, अब इस 1,1 में आप लोग देख सकते हैं ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ठीक है ना। x स्क्वायर इक्वल टू y है, देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो लिख सकते हैं ना उसको 1, तो ये 1 के बराबर हुआ कि नहीं, ठीक है ना। सेम इसी तरह से नेक्स्ट वाला एलिमेंट भी है हमारे पास, है ना। ये क्या रखा हुआ है 2 और 4, तो इसमें ये जो x है और ये y है, तो ये x स्क्वायर इक्वल टू y के जैसा ही है। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 के बराबर, यानी कि 2 जो है वो रिलेशन x और y में जो रिलेशन है, देखिए x और y में जो रिलेशन है वो क्या है, x स्क्वायर इक्वल टू y। सेम इसी तरह से तीसरा पॉइंट भी है हमारे पास में, तीसरा अवयव है जिसमें हम 3 का वर्ग लिखेंगे जो 9 के इक्वल है, यानी कि यहाँ पे भी सेम रिलेशन हमारे पास में बन के तैयार हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो लिखने का तरीका है, ये वाला तरीका, इससे हम लोग कहते हैं रोस्टर कह रहा हूँ सॉरी, सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है ना। इसको आप लोगों ने 11th में बहुत अच्छे से समझा है। देखिए इसके बाद हम लोग आते हैं संबंध के प्रकार में, जो कि 12th का टॉपिक है, ठीक है ना। इसी से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि मोस्ट IMP क्वेश्चंस होते हैं, जो आते ही आते हैं पेपर में, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए यहाँ पर स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव कहते हैं हम इसको इंग्लिश में, ये किस तरह का रिलेशन होता है ये समझते हैं। देखिए यदि प्रत्येक ए अवयव है ए के लिए, सेट ए के लिए, तो a, a रिलेशन में होना चाहिए, ऐसे संबंध को हम स्वतुल्य संबंध कहते हैं। जैसे कि देखिए मान लीजिए कि हमारे पास में एक सेट है जिसमें 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, 3 एक एलिमेंट है, ठीक है ना। तो हमारे पास में जो रिलेशन गिवन होगा, ये दोनों चीज दिए हुए होते हैं क्वेश्चन में, जो रिलेशन गिवन होगा उसमें हमारे पास में 1,1 होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे एक ये एलिमेंट है a, इसीलिए हमारे पास में रिलेशन में 1,1 भी गिवन होना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे a दिया हुआ है, तो इसके लिए हमारे पास में a, है, ठीक है ना, रिलेशन में। तो ऐसा अगर होता है तो हम उसको कहते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है ना। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है यहाँ पर, प्रत्येक एलिमेंट के लिए अगर सिर्फ इतना सा दिया हुआ है रिलेशन में, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है ना, यानी कि स्वतुल्य नहीं है। सारे के सारे एलिमेंट उसके a, की तरह होने चाहिए। जैसे कि देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको हम। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें सेट A है 1, 2, 3। अब इसको हम a क्रॉस a लिखेंगे, है ना, ये हम लोग निकालना सीख चुके हैं। a क्रॉस a से ही हम यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है हमारे पास। अब इसमें आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे 3 एलिमेंट है और इन तीनों एलिमेंट का हमारे पास में a, a होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे पास में इन तीनों एलिमेंट का a, a होना ही होना चाहिए, ठीक। तो हम देखेंगे इस रिलेशन के अंदर देख रहे हैं कि 1,1 है, 2,2 भी है और 3,3 भी है। इसका मतलब ये है कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि इसमें हमारे पास प्रत्येक एलिमेंट a के लिए जो सेट A में उपलब्ध है a, a भी है। तो हम इसको कहेंगे कि ये रिलेशन स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट रिलेशन हमारे पास में दिया हुआ है मतलब एक और रिलेशन लिए हैं हमने इसी क्वेश्चन के लिए समझने के लिए, कि एक मतलब एक अवयव है 1,1, 1,2, 2,2, 3,1 और 3,3। तो अब यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि 1,1 तो है, 2,2 भी है और 3,3 भी है, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब यहाँ पे ये जो 2 एक्स्ट्रा हमारे पास में एलिमेंट है, इससे हमको कोई मतलब नहीं, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि जो सेट A में दिया हुआ है, हमको रिफ्लेक्सिव जब हम चेक करते हैं, तो एक बात आप याद रख लेना, जब हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं तो समुच्चय को ध्यान में रखना पड़ता है। समुच्चय के जितने भी अवयव हैं वो सभी अवयव खुद से रिलेटेड होने ही होने चाहिए, तो वो स्वतुल्य कहलाता है। जैसे कि मान लो समुच्चय में एक a अवयव है, तो a क्रॉस a, हमको मिलना ही मिलना चाहिए, ठीक है ना। और ऐसा हर एलिमेंट के लिए देखेंगे हम, जितने भी समुच्चय के अंदर एलिमेंट हैं, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू और इसको समझते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में यहाँ पे a क्रॉस a के लिए ही सब है, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल है, एक रिलेशन दिया हुआ है जिसमें 1,1 और 2,2 है,
तो ये स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 3 है वो सेट ए पे बिलोंग कर रहा था, लेकिन आर में वो 3 नहीं है, है ना। यहाँ पे जो सेट में दिया हुआ है 3, लेकिन रिलेशन में 3,3 नहीं है, इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसको ध्यान देखना, थोड़ी सी मैंने बातें भी लिख दिया हूं आप लोग के लिए समझ में, और इसके नोट्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं वहां पर भी आपको पीडीएफ दे सकता हूं। ठीक है ना। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, कुछ लाइन्स मैंने लिखी है यहाँ पे। सभी अवयव स्वयं से संबंध रखता हो, बाकी जोड़े हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यही बात मैंने आपको अभी समझाया था, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, यदि समुच्चय ए में m अवयव हैं तब कोई भी संबंध R जो a क्रॉस a में a क्रॉस a से लिया गया हो, उसमें कम से कम m एलिमेंट अवश्य होने चाहिए स्वतुल्य होने के लिए। अब देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, अगर आपको देखते से पता करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है तो, ठीक है ना, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है ये आप लोग देखते से ही बता सकते हो। वो कैसे? देखिए अब यहाँ पे देखिए, सेट ए में कितने एलिमेंट हैं हमारे पास में, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि सेट ए में हमारे पास में 3 एलिमेंट हैं। ठीक है ना। लेकिन इस रिलेशन को देखिए, इस रिलेशन में हमारे पास में एक एलिमेंट ये और एक एलिमेंट ये, हमारे पास में यहाँ पे 2 ही एलिमेंट है। तो हम अगर कहें कि रिलेशन में अगर सेट से भी कम एलिमेंट अगर हैं हमारे पास में, तो सीधे सीधे बोल दो, सीधे उसको रिजेक्ट कर दो कि वो स्वतुल्य नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। हम लोग बता सकते हैं, देखने की भी जरूरत नहीं है, यानी कि चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। हम लोग सीधे सीधे बता सकते हैं कि यार यहाँ पे जो रिलेशन है, इस रिलेशन में एलिमेंट तो सेट जो दिए हुआ है उसमें से एलिमेंट से भी कम एलिमेंट है, इसका मतलब ये तो रिफ्लेक्सिव कतई नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये रिफ्लेक्सिव हो ही नहीं सकता। समझ में आया। नेक्स्ट आता है सममित रिलेशन, यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? देखिए मान लीजिए कोई एक सेट दिया हुआ है A, जिसमें 2 एलिमेंट हैं A1 और A2। इसके लिए एक रिलेशन हमारे पास में फाइंड होगा, जो दिया होगा गिवन होगा। ठीक है ना, जिसमें एक A1, A2 अगर उस रिलेशन में है तो उस रिलेशन में हमको A2, A1 भी प्राप्त हो, ऐसे में हम इस संबंध को कहते हैं सममित संबंध या सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। ठीक है ना। देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत आसान है। देखिए एक सेट दिया हुआ है हमारे पास में A, जिसमें हमारे पास एलिमेंट हैं 1, 2, 3 और 4। तो अगर ऐसा सेट दिया हुआ हो, इसमें हम लोग सेट में उतना ध्यान नहीं देंगे, इसमें हम लोग रिलेशन पे ध्यान लिख देंगे। ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव चेक करना रहता है तो हम लोग सेट पे ध्यान देते हैं, क्योंकि हमको वहां के सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड वाले चाहिए होते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। ठीक है ना। यहाँ सिमेट्रिक के लिए हम लोग रिलेशन पे ध्यान देंगे, रिलेशन को ही कवर करेंगे हम लोग, रिलेशन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा और सारे एलिमेंट के लिए चेक करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ एक शब्द देख रखा है समस्त। ठीक है ना। तो जितने भी रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट गिवन है उन पे हम लोग ध्यान देंगे। देखिए एक सेट दिया हुआ है हमारे पास में जिसमें 4 एलिमेंट हैं, और एक रिलेशन दिया हुआ है जिसमें हमारे पास में है 1, 2, 2, 1, 1, 1। तो इसके लिए हम लोग समस्त A1, A2 यानी कि समस्त रिलेशन के अंदर जितने भी A1, A2 या फिर जितने भी एलिमेंट दिए हुए होंगे उनके लिए हम लोग इसको चेक करेंगे। ठीक है ना। तो देखना, अब आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा कि 1, 2 है, यानी कि इस तरह से A1, A2 रिलेशन में है, तो हम ये देखेंगे कि ये A1, A2, ये क्या दिया हुआ है हमारे पास में 1, 2। तो हमको ये देखना है कि यहाँ पे A2, A1 है कि नहीं, यानी कि हमारे पास में यहाँ पे क्या होना चाहिए 2, 1 भी होना चाहिए। ठीक, आई बात समझ में। तो जब यहाँ पे हमारे पास 1, 2 दिया हुआ है, 1, 2 दिया हुआ है, तो हमारे पास में 2, 1 भी दिया हुआ होना चाहिए, और वो यहाँ पे है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। गलत। अभी हमको ये नहीं पता कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है,
हमको सारे के सारे एलिमेंट चेक करने हैं। देखिए ना ये शब्द लिखा हुआ है, देखिए समस्त जो अवयव है सबको चेक करना पड़ेगा कि सबके लिए ऐसी कंडीशन हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है ना। तो इस फर्स्ट एलिमेंट के लिए हमने देख लिया कि 1,1 1,2 है, तो हमारे पास में 2,1 भी है। ठीक है ना। सेम अब हम लोग इसके लिए देखेंगे कि अगर हमारे पास में 2,1 है तो 1,2 भी होना चाहिए, जो कि है। इसका मतलब ये भी सही है। ठीक है ना। ये भी है तो ये भी है ना। सेम इसी तरह से हम लोग इस वाले को भी चेक करेंगे। 2 एलिमेंट हम लोग चेक कर चुके हैं, तीसरा एलिमेंट को चेक करेंगे कि अगर हमारे पास में 1,1 है तो हमारे पास में 1,1 भी होना चाहिए, जो कि यही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास देखिए यहां हमारे पास A1, A2 है, तो हमारे पास में रिलेशन में वहीं उसी रिलेशन में A2, A1 भी होना चाहिए। और ऐसा हम लोग समस्त एलिमेंट के लिए चेक करते हैं। ठीक। तो यहां पे हम लोग सारे के सारे एलिमेंट के लिए ये चेक करेंगे कि यहां पे जितने भी जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो खुद से, यानी कि जैसे कि A1, A2 इस रिलेशन में है, तो A2, A1 भी इस रिलेशन में होना चाहिए। अब इसके बाद ये नहीं देखना है, देखना है यहाँ पे एक पॉइंट है जो सेट A में दिया हुआ है कि सेट A में क्या दिए हुए हैं, 4 एलिमेंट दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे रिलेशन में तो 3 ही एलिमेंट है। तो इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रिलेशन में ही नहीं दिया है तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, है ना। देखिए यहाँ पे आपको 4 भी दिख रहा होगा, लेकिन 4 का कोई यहाँ पे रिलेशन ही नहीं है, तो इसके लिए हमको इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना। सिमेट्रिक में हम लोग सिर्फ रिलेशन पे ध्यान देंगे और रिफ्लेक्सिव जब चेक करेंगे तो हम लोग सेट पे ध्यान देंगे। ठीक है ना। समझ में आई बात। अब इसके बाद हम लोग आते हैं संक्रामक संबंध, यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। देखिए अगर कोई एक सेट दिया हुआ है जिसमें इस तरह के एलिमेंट हों A1, A2, A3 जो उस सेट में हों, यानी कि अवयव हों उसके, ठीक है ना, के लिए अगर उस रिलेशन में A1, A2 है और A2, A3 है, तो हमारे पास में A1, A3 भी होना चाहिए, या अगर प्राप्त होता है तो उसको हम कहते हैं कि ऐसा संबंध संक्रामक संबंध कहलाता है, यानी कि ट्रांजिटिव संबंध कहलाता है। ठीक है। हमारे पास में अगर कोई, अब इसमें हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एक सेट दिया हुआ है A, जिसमें हमारे पास में एलिमेंट है A1, A2, A3 और A4। अब इसके लिए हमारे पास में रिलेशन एक गिवन है। इस रिलेशन में हमारे पास A1 और A2 अगर गिवन है और A2 और A3 गिवन है, तो हमारे पास में A1 और A3 गिवन होना चाहिए। ठीक। तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, A1 और A3 भी गिवन होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है ना। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, हर एलिमेंट के लिए ऐसा चेक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है समस्त अवयव, है ना, समस्त। तो इस शब्द को यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो इस समस्त शब्द के हिसाब से हम लोग यहाँ पे प्रत्येक अवयव को चेक करेंगे। तो पहला अवयव चेक करते हैं, चलिए देखते हैं, है ना। इसके लिए देखिए यहाँ पे A1, A2 में 1, 2 दिया हुआ है, और अब यहाँ पे हमारे पास में A2, A3 भी होना चाहिए ना। तो ऐसा कुछ दिया है क्या जो 2 से स्टार्ट होता हो। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है 2 से स्टार्ट होने वाला। इसका मतलब ये क्या है, 2, 3। तो इसे हम कहेंगे A2, A3। ठीक है ना। तो अब हमारे पास में क्या होना चाहिए, 1, 3 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे A1, A3 भी होना चाहिए था। अगर ऐसा होता है तो ये ट्रांजिटिव है। ठीक। तो 1, 3 है क्या, यहाँ पे चेक करो। चलो देखो ये है 1, 3, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। लेकिन एक बात याद रखना कि समस्त एलिमेंट को हम तो चेक करेंगे, जब तक पूरे एलिमेंट चेक नहीं कर लेते हम ये नहीं कह सकते कि ये ट्रांजिटिव है। ठीक है ना। तो हम एक एलिमेंट को अभी चेक किए हैं, इसको। ठीक है।
मैं इसको मिटा देता हूं। तो मैंने अभी सिर्फ इस वाले एलिमेंट को चेक किया है, ठीक है ना। अब हम लोग इस वाले के लिए चेक करेंगे, तो इसके लिए भी सेम कंडीशंस बननी चाहिए। तो 2,3 है हमारे पास में, 2,3 है, तो हमारे को 3 से स्टार्ट होने वाला कोई एक एलिमेंट और चाहिए जो यहां पे हो, ठीक है ना। तो यहां पे आप लोग देख रहे होंगे कि 3 से स्टार्ट होने वाला कोई भी एलिमेंट है ही नहीं है, तो इसे हम चेक करेंगे ही नहीं, ठीक। क्योंकि हमारे पास में एक परिभाषा क्या दी हुई है कि अगर A1, A2 और A2, A3 है तो हमको A1, A3 मिलना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे A1, A2 के लिए A2, A3 है ही नहीं, तो इसमें हमारी थोड़ी गलती है, ठीक है ना। तो ये हम लोग इसमें चेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट के लिए आ जाते हैं, चलिए। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसमें, ठीक है ना। तो 1,3, अब यहाँ पे 1,3 पे ध्यान देना, मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूं। 1,3, तो देखिए 1,3, एक सेकंड में इंक बदल लूं। 1,3, तो इससे स्टार्ट, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये रिलेशन में 3 से स्टार्ट होने वाला कुछ है क्या। तो यहाँ पे फिर से आप लोग देख रहे होंगे कि 3 से स्टार्ट होने वाला कुछ नहीं है, इसका मतलब इसे भी हम लोग चेक नहीं करेंगे, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एक और एलिमेंट जो कि है 1,4। तो 1,4 जब है हमारे पास, 1,4 है, तो हम लोग ये देखेंगे कि 4 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट और है क्या यहाँ पे, तो वो भी नहीं है, इसका मतलब हम उसको भी चेक नहीं करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि अगर कंडीशन मिलती है कि A1, A2 और A2, A1, A3 यहाँ ये दोनों हैं, तो हमको ये देखना है कि A1, A3 होना चाहिए। लेकिन अगर ये ही नहीं है तो कंडीशन ही नहीं है, तो फिर हम लोग इसको कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जितना हम लोग फर्स्ट एलिमेंट के लिए चेक किए हैं, इस फर्स्ट एलिमेंट के लिए हमारे पास में ये कंडीशन जो होती है वो ये ट्रू साबित हुई है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये सही है और ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसी तरह से हम लोग इस वाले रिलेशन पे ध्यान देते हैं। इस वाले रिलेशन को तो इस पहले वाले एलिमेंट के लिए 4,2 के लिए हम देखेंगे कि 2 से स्टार्ट होने वाला कुछ एलिमेंट है क्या। तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट है जो कि है 2,3। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि A1 और A2 मिल चुके हैं और A2 और A3 भी मिल चुका है, तो हमको A1 और A3 भी मिलना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब क्या कि 4,3 यहाँ पे होना चाहिए। तो आप लोग देखो कि यहाँ पे 4,3 है क्या, नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक। हम यहाँ पे साफ साफ पहले ही एलिमेंट से कह देंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो आप लोग को आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। ए पर परिभाषित संबंध ए एक तुल्यता संबंध कहलाता है यदि रिलेशन स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों हो, तो हम उसे इक्विवेलेंट रिलेशन कहते हैं। और मेजर पॉइंट ये है कि एग्जाम में इसी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, कि साफ साफ आपके पास में एक सेट दे देगा, ठीक है, एक सेट गिवन होगा, एक रिलेशन गिवन होगा और वो कहेगा कि चेक कीजिए ये रिलेशन इक्विवेलेंट है कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्वतुल्य चेक करना पड़ेगा, सममित चेक करना पड़ेगा और संक्रामक तीनों चेक करना पड़ेगा, ठीक। तो अगर वो तीनों होता है, तीनों सही निकल के आता है, तो हम उसको कहेंगे कि ये इक्विवेलेंट रिलेशन है। और एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। आगे हम लोग इसी चीज को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।